स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ काइनेमैटिक्स। इसकी वजह ये है कि क्लास 11th में मैं आपको सबसे पहले उन टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिनके बारे में आप पहले से ही कुछ जानते हैं। अदरवाइज मैं यूनिट फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकता था। यूनिट फर्स्ट में आपको कुछ डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह मिलते, एरर्स वगैरह मिलते, फिजिकल वर्ल्ड मिलता, जो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नया लगता। बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वो उठाना चाह रहा हूँ जो आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, जो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पता है। तो काइनेमैटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमैटिक्स क्या है, यूनिट 2 की बात करूंगा तो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स है क्या? सो काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन एंड द टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में रहने पर वो कौन कौन से टर्म्स इंट्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स वो पोजीशन में क्या इफेक्ट करती है, वो अपनी वेलोसिटी में क्या इफेक्ट करती है, वो एक्सेलरेशन में क्या चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स। अब अगर बात करें काइनेमैटिक्स में, तो काइनेमैटिक्स में आपको क्लास 11th में दो पार्ट्स पढ़ने होंगे। दो पार्ट्स जो आपके लिए गिवन है। एक पार्ट होता है बेटा आपको काइनेमैटिक्स का, जो चैप्टर 3 के नाम से भी बोला जाता है, जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पे मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। और चैप्टर 4 जो आता है बेटा, वो डील करेगा आपको मोशन इन 2D। 3D मोशन जो है वो आपके पास ना के बराबर है, बहुत कम एक्सप्लेन्ड है। आपको एक चैप्टर मिलेगा आपकी क्लास 11th में, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग मोशन इन 3D की भी बहुत लिटिल बिट, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो एनालाइज करेंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन एयर पार्टिकल। किसी एयर पार्टिकल की आरएमएस वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी निकालते वक्त हम मोशन इन 3D की थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। अदरवाइज केवल आपके सिलेबस में मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D इंट्रोड्यूस किया गया है काइनेमैटिक्स में, जिसमें हम लोग इन द फर्स्ट लेक्चर मोशन इन 1D को स्टार्ट करेंगे। सो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स में मोशन इन 1D में बेसिक टर्म्स कि मोशन है क्या, और मोशन के बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बाद पॉइंट मास क्या होता है, इसके बाद छोटे छोटे से टर्म्स ऑफ मोशन लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इनके डिफरेंट टर्म्स लाइक एवरेज स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपकी वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। एंड देन आफ्टर हम आज पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सुनते वक्त आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक आपने क्लास 9th में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े, कहीं ना कहीं जरूर सुने हैं। और क्योंकि आपने क्लास 9th में कहीं ना कहीं जरूर सुने हैं, इसी वजह से मैं इन्हीं टॉपिक के साथ ये स्टार्टअप करना चाह रहा था। जैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बेसिस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल देंगे, ऑल द 4 इक्वेशंस। फर्स्ट वन v is equal to u plus 8t, second one s is equal to ut plus half at square, third one v square is equal to u square plus 2as, and the fourth equation, the displacement raised in nth second, that is s of nth is equal to u plus half a to n minus 1। तो जब ये चारों इक्वेशंस यहाँ पे हम डिराइव कर लेंगे, उसके बाद हमें यही इक्वेशंस कैलकुलस मेथड से डिराइव करनी होंगी। कौन से मेथड से बेटा? कैलकुलस मेथड से। अब कैलकुलस मेथड जो है उसमें हमारे पास मैथमेटिक पोर्शन आता है, दैट इज कैलकुलस। सो अब बेटा अगर मैं आपको बताऊं साफ साफ कि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो या बायो के स्टूडेंट्स हो, फिजिक्स एनालाइज करने के लिए, फिजिक्स को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको मैथ्स का आना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स अगर आपको फिजिक्स के कंटेंट बहुत अच्छे से ग्रास्प करने हैं, अच्छे से समझने हैं, तो उसके लिए आपका मैथमेटिक्स में कमांड होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से बेटा फिजिक्स को मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स की क्वीन भी बोला जाता है। दैट मींस फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो गए तो फिजिक्स आपकी वीक हो ही जाएगी। सो अभी से ही हम लोग शुरुआत से ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जैसे ही हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद
कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले हम कैलकुलस की स्टडी करेंगे। दैट मींस सबसे पहले हम मैथमेटिकल पोर्शंस को पढ़ना शुरू करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स समझना शुरू करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। इसके बाद बेटा कुछ ना कुछ हम लोग ग्राफिकल्स के बारे में, ग्राफिक जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग लॉ की जानकारी भी लेंगे। इस तरीके से कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो भी हम कवर कर सकते हैं उनको जरूर कवर करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर्मूलों को भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फिजिक्स में काफी कुछ हद तक हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे मोशन इन 1D। सो मोशन इन 1D में सबसे पहला टॉपिक जो आएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मोशन इन 1D में जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा मोशन। हाउ कैन यू डिफाइन अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सबसे पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि कैसे भी पता चलता है कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है। तो अगर हम बात करें किसी बॉडी को उसकी स्टेट डिफाइन करने के लिए कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हमें टाइम के साथ साथ उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी रिलेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ नेसेसरी फंक्शन। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एज रिक्वायर्ड एज द टाइम। बिकॉज ऑफ अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है तो वो मोशन में है, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस व्हाइट बोर्ड की, ये व्हाइट बोर्ड क्या टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि ये टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये बोर्ड इस वॉल के साथ अटैच और ये वॉल ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड है, अर्थ है, एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। So that is why if earth is revolving, earth is in the state of motion, that means this wall, and if the wall is in motion, that means this white board is also in motion. So आपको लग रहा होगा कि टाइम के रिस्पेक्टिव ये डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। That means we can say that this board is in the state of motion. But आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये रेस्ट में है। तो अगर आपको लग रहा है ये रेस्ट में है, तो क्या ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है? हाँ, तो अगर मैं आपके रिस्पेक्टिव बात करूंगा तो आपके रिस्पेक्टिव ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि आप देख रहे हैं ये वॉल और इस वॉल के साथ अटैच है ये व्हाइट बोर्ड, तो अगर आप इस वॉल के रिस्पेक्टिव इस बोर्ड को एनालाइज करेंगे तो ये इस वॉल में जहां पर भी फिक्स था, ये एट द टाइम इंटरवल ये वहीं पर ही अभी भी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हुआ। दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दिस बोर्ड इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल या फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉल। सो अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर मोशन हमें डिफाइन करना है तो टाइम हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा? उसके लिए हमें यहां पर टाइम के साथ एक अनदर टाइम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसे हमने क्या बोला? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो टू एक्सप्लेन द मोशन वी कैन से दैट इफ अ बॉडी चेंजेस their position with respect to time. बात समझ रहे हैं? If a body changes their position with respect to time from a given frame of reference, then only it can be considered in state of motion. केवल तभी ये मोशन में कही जा सकती है। दैट मीन्स अगर ये टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बट उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस
ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हम नहीं कह सकते कि वो मोशन में है कि नहीं है। तो अगर किसी बॉडी को मुझे मोशन में डिफाइन करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे तो इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी मोशन में है। सो हाउ कैन यू एनालाइज द बॉडीज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर बॉडी। सो इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। नाउ मोशन तो हमने बात कर ली, अब मोशन के बाद सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहला टर्म दिया है इफ अ बॉडी, तो बॉडी में क्या ले सकते हैं, तो बॉडी के लिए सबसे पहला टर्म इंट्रोड्यूस होता है पॉइंट मास। तो अब इसके बाद हम अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पॉइंट मास इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या होता है पॉइंट मास? पॉइंट मास का मतलब क्या ये होता है कि वो एक पॉइंट है? तो बेटा मैं आपसे कहना चाहूंगा नहीं, पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि वो एक मास बॉडी है। नॉर्मल जैसे मासेस होते हैं वैसे ही वो एक मास बॉडी है, बट इट हैज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। दैट मींस जब वो बॉडी मोशन कर रही थी तो उसकी मोशन करते वक्त जो भी जर्नी उसने कवर करी है, जो भी पाथ उसने कवर किया है, जो भी ट्रेजेक्टरी उसने फॉलो करी है, उस ट्रेजेक्टरी के रिस्पेक्टिव वो उस बॉडी को हम एक पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस अगर उसका पार्ट उसके साइज के रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा लार्ज है तो ऐसे में उस पूरे मास को हम एक सिंगल पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एक पॉइंट मास कह सकते हैं। दैट मींस when the path of journey is quite large with respect to the size of mass body, then it can be considered as a point mass. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर हम अर्थ के रिस्पेक्टिव अपने मास को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो होल मास ऑफ अर्थ के रिस्पेक्टिव हम अपने आप को क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स की तो पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्टिव हम अपने प्लैनेट को एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। दैट मींस अगर सिस्टम बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, तो उसके कंपैरेटिवली जो भी मास उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा है उसको हम एज अ पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। ना आई होप कि अब पॉइंट मास भी क्लियर हो गया। इसके बाद इस लाइन में इंट्रोड्यूस होने वाला कुछ नया टॉपिक नजर आ रहा है, वो आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है बेटा, फिजिक्स में मोस्टली हर एक वर्ड अपनी इंफॉर्मेशन खुद इंट्रोड्यूस कर देता है। दैट मींस अ फ्रेम व्हिच गिव्स सम रेफरेंस, मतलब जो कहीं ना कहीं से चीजों को रिलेट कराने की कोशिश कर रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस can be introduced as a surrounding of a mass body which can elaborate the state of mass body which can elaborate the state of mass body in surrounding called as frame of reference। दैट मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, उस मास बॉडी की वो सराउंडिंग ही है जिस सराउंडिंग में उस मास बॉडी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो अगर वो रेस्ट या मोशन में है तो वो कौन बता रहा है? उसकी सराउंडिंग बता रही है। तो वो सराउंडिंग क्या हो गई? वो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके से इंट्रोड्यूस की जाती है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल एंड एक्सटर्नल। इन दोनों में बस ये फर्क होता है, इन इनर्शियल जो बॉडी मूव कर रही है उसकी पोजीशंस को हम मतलब उसके किसी भी इंस्टेंट में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस केस इट परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस बॉडी विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी देख सकते हैं आप इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर जितना भी स्टडी कर रहे हैं वो मोशन इन 1D में कर रहे हैं, तो अभी केवल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। तो इन दिस बॉडी विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इसका मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। सो वी कैन से दैट कि अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे मालूम है कि आफ्टर 3 आवर इट मस्ट कवर्स 180 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। बट इन एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन दिस बॉडी विल मूव विद नॉन यूनिफॉर्म motion. In this body will perform non uniform motion in a straight line. That means अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते वक्त नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार वेरी करती जा रही है। और अगर वेलोसिटी लगातार वेरी करती जा रही है देन वी कांट से प्योर कि वो आफ्टर 3 आवर किधर होगी, आफ्टर 2 आवर किधर होगी, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किधर होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी रैंडमाइज हो चुकी है। अब ऐसे में जब उसकी वेलोसिटी लगातार वेरी कर रही है तो ऐसे में उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी अलग अलग हो रहा है। अगर पहले की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था कि हमें पहले से प्री डिटरमाइन था, अगर अभी इतनी पोजीशन चेंज करी है तो अगले में इतनी पोजीशन चेंज करने वाला है। बट एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, रैंडमाइज मोशन कर रहा है, तो ऐसे में उसका पोजीशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगातार रैंडम आएगा, लगातार वेरी करेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर वेरिएबल या फिर एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो पहले हमने पढ़ लिया मोशन, फिर पढ़ लिया पॉइंट मास, फिर पढ़ लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद हम मोशन के बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि मोशन के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर स्पीड एंड वेलोसिटी। सो अब हम शुरुआत करने वाले हैं द बेसिक टर्म्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1D। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मोशन इन 1D को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। अगर बात करें हम मोशन इन 1D की तो इसे बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, motion in a line, translatory motion. These all are the type of these all are the synonyms of motion in 1D, we can say that. So now we deal with distance and displacement. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, मुझे तो लगता है इसे सबको आती है और बहुत अच्छे से आती है। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते ही आधे लोग तो तुरंत ये बोल देते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस एक जो फंक्शन है वो केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है और दूसरा हमें क्योंकि डायरेक्शन दे रहा है, पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ वन मोर थिंग, ये तो हो गया इसका बाय द नेचर की इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्केलर है और वो वेक्टर है। बट हाउ कैन वी डिफाइन कि डिस्टेंस है क्या, डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो वो भी आप सबको पहले से ही मालूम है। डिस्टेंस क्या था, द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो कोई भी बॉडी जब मोशन कर रही होती है, जब कोई जर्नी कवर कर रही होती है, तो उस जर्नी में जो भी उसने पाथ कवर किया है वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ
traced by a body in between its initial and final position is called displacement. So जैसा कि डिस्टेंस से पढ़ा था कि जो भी पाथ ट्रेस हो रहा है, जो भी पाथ ट्रेस करेंगे एक्चुअल में वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा. बट फॉर द डिस्प्लेसमेंट वी हैव द रिस्ट्रिक्शन, वी हैव टू मूव इन द सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. The shortest separation between the initial and final position is called displacement. तो ये चीजें आपको पहले से ही पता है क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट. बट अगर हम बात करें इसको किसी एग्जांपल के थ्रू तो उसमें क्या होता है. फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि मैंने कहा कि एक कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट किसी स्टेट ए से, किसी पोजीशन ए से किसी अनदर पोजीशन बी की तरफ जा रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली उसकी इनिशियल स्टेज ए और दूसरी स्टेज ले ली बेटा हमने यहां से कुछ दूर बी. अब ए और बी हमारे पास दो डेस्टिनेशन थे और ए से बी तक हम कोई जर्नी कवर कर रहे हैं विद अ डिफरेंट पाथ फॉलोड. तो अगर मैंने कहा हम ए से बी एक बार डायरेक्ट गए इस तरीके से, इस पाथ को हमने पी बोल दिया, दिस इज द पाथ पी. एक बार हम ए से बी गए वाया पाथ क्यू और एक बार बेटा हम लोग ए से बी गए via path R. So we have three paths P, Q and R in between the destinations A and B. So question आपसे पूछा गया, for example we have four options. यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि A से B तक जाते वक्त हमने कितनी डिस्टेंसेस कवर करी हैं और कितने डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए हैं. तो यहां पर हमने चार ऑप्शन दे दिए और उनसे पूछा गया बताइए ए और बी के बीच में हमने नंबर ऑफ डिस्टेंसेस कितनी कवर करी हैं और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कितने कवर किए हैं. तो ऊपर मैंने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ डिस्टेंसेस और इधर लिख दिया था नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स. सो ए ऑप्शन में मैंने लिखा है यहां पर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हमने कवर करी यहां पर 1 और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करी बेटा हमने यहां पर 1 2 3. बी ऑप्शन में लिखा कि नंबर ऑफ डिस्टेंसेस यहां पे कवर करी है हमने कितनी 3. नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमने बेटा कितना 1. सी ऑप्शन में हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ डिस्टेंस कितना कवर करी हमने 1 और 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हमें 1. और डी ऑप्शन में लिख दिया यहां पे कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कितने कवर किए बेटा हमने 2 और डिस्टेंस कितनी कवर करी 1. नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस. अब मैं आपसे पूछा कि बताइए कि ए और बी दो डेस्टिनेशन के बीच में जो हमने तीन पाथ फॉलो कर रहे हैं पी क्यू आर, इसके रिस्पेक्टिव विच ऑप्शन इज करेक्ट. Number of distances 1, number of displacement 3, number of distances 3, number of displacement 1, number of distances 2, number of displacement 1, number of distances 1, number of displacement 2. तो होता है बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप में से मोस्ट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, बट जो मोस्ट ऑफ है वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर देते हैं. वो क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन द ए एंड पी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट and the actual path traced by the body is called distance. तो ऐसे में क्या होता है वो A से B वाले पाथ को डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और बाकी दो को डिस्टेंस ले लेते हैं और इसको देखते ही क्या करते हैं वो तुरंत आंसर टिक कर देते हैं there are 2 distances and 1 displacement, कुछ इस तरीके से. बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान कि आपको आता है अच्छे से, आपको मालूम है एक चीज कि अगर हम A से B जा रहे हैं तो हम जो ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहे हैं P, ये भी तो एक पाथ है, वो शॉर्टेस्ट है but it is also a path and all the actual path is also called as distance. That means ये जो shortest path है ये displacement तो है but साथ ही साथ ये path होने की वजह से distance भी है. तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें हम total number of distances की, then distances हो जाएगा P, Q and R. That means there are 3 distances
and the displacement is only p, that means one displacement, so that is why this option must be wrong and the right answer is b. B is the right answer. We have three number of distances p, q and r and the one displacement, that is only p. तो ये था बेटा distance और displacement. Displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. For both the SI unit of distance is meter. जो distance की यूनिट होती है बेटा वो होती है यहाँ पर मीटर. ठीक है, और यही चीज डिस्प्लेसमेंट भी होगी. डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट क्या होगी बेटा? सेम मीटर. ठीक है, बाकी डिफरेंट यूनिट जो है वो अलग होती है. सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, सो एंगस्ट्रॉम. सो ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं, बट SI यूनिट इज मीटर. So now we discussed about distance and displacement. Now in the next lecture we deal with speed and velocity and then acceleration and with graphical representation of motion. तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक डील कर लिया. आई होप को आपको बात समझ में आई होगी. अब इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we discuss about the speed and velocity with acceleration and graphical representation of motion. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.